हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस एकेडमी साइलेंसर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच सामान्य विज्ञान का एक विषय है बायोलॉजी, उसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं। आपको ये बता दें कि सामान्य विज्ञान जो है उसमें सबसे अधिक प्रश्न जो हैं वो बायोलॉजी के ही पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपना अभी एक एग्ज़ाम होने वाला है बीओ का उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर राज्य स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं उत्तर प्रदेश लेवल में, जैसे यूपी SSS की वैकेंसी है, उसमें भी आपका जो है ये विषय काफ़ी हद तक पूछा जाता है। और इसके बाद आपको ये चीज़ और बता दें कि जो हमारी शिक्षा जगत की वैकेंसी जैसे यूपीटीटी हो गया या हमारा सुपर टीटी की वैकेंसी होगी, वहाँ पर भी आपका बायोलॉजी बहुत अधिक पूछी जाती है। तो बायोलॉजी की कुछ फैक्ट्स जो है हमारे बीच जो स्पेशल फैक्ट्स हमने चुने हैं, तो उन फैक्ट्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को कायदे से देखिए, कायदे से पढ़िए, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आओ हम चर्चा करते हैं आज अपने इन्हीं फैक्ट्स पे। तो देखिए पहला फैक्ट्स हमारा क्या है आज का, मेंढक किस वर्ग का प्राणी है। दोस्तों क्या क्वेश्चन है आज का हमारा फैक्ट जो है, मेंढक किस वर्ग का प्राणी है। देखिए मेंढक आपका एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर वर्ग का प्राणी है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उभयचर वर्ग। यानी उभयचर वर्ग क्या होता है, एक ऐसा वर्ग जिसके प्राणी जल में भी रहते हैं और थल में भी निवास करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, एम्फीबिया या उभयचर प्राणी। ठीक, तो उभयचर प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके जो है वो जल में भी निवास करते हैं और थल में भी करते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि इसमें जो है श्वसन 3 तरीके से होता है, क्लोमों के द्वारा, त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। यानी आपके जो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उनमें श्वसन 3 विधियों से होता है, क्लोमों के द्वारा, त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। इस वर्ग के जीवों का जो हृदय होता है वो आपका 3 बेसमी होता है। कितना होता है, 3 बेसमी होता है। कौन कौन से 3 बेसमी होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। यानी जो आपके एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं उनका हृदय 3 बेसमी होता है, 2 आलिंद और 1 निलय इनमें पाया जाता है। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा क्या है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। देखिए दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। आपको ये बता दें कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण जो है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो हैं वो पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। किस अंग में पाई जाती हैं, पेनक्रियाज में। आपको ये बता दें कि पेनक्रियाज एक ऐसा अंग है जो कि आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा क्या है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यानी रक्त ग्लूकोज स्तर जो है सामान्यतः किस में नापा जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी रक्त ग्लूकोज जो होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में मापा जाता है। अगला फैक्ट देखिए हमारा क्या है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। आपको ये बता दें कि दूध में एक प्रोटीन पाई थी केसिन, उसका पाचन जो करता है वो एंजाइम कौन सा है, रेनिन एंजाइम होता है। यानी दूध में जो है जो केसिन प्रोटीन होती है उसको पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन एंजाइम होता है आपका। अगला फैक्ट देखिए हमारा क्या है, अगला फैक्ट है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला फैक्ट देखिए हमारा क्या है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं क्या, फसल चक्र। यानी मृदा की उर्वरता है उसको बरकरार रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे फसल चक्र कहते हैं। यानी कौन सी पहले फसल आएगी फिर उसके बाद कौन सी फसल आएगी। तो साल में 2-3 फसलों का एक चक्र होता है। तो उसमें क्या है कि जो एक पहले फसल हमने की उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, उसके बाद जो हम फसल करते हैं उसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में ली जाती है। तो इसका हमें ख्याल रखना होता है फसल चक्र में खास तौर से, ताकि मिट्टी की उर्वरकता है आपकी जो बरकरार रहे। अगला फैक्ट देखिए हमारा कौन सा है, अगला फैक्ट हमारा है लाख है। लाख क्या है, लाख एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है। लाख क्या है आपका, एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव होता है, वही लाख कहलाता है आपका। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा क्या है आज, रिवर फॉर लाइफ। रिवर फॉर लाइफ ये क्या है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा डॉल्फिन को बचाने हेतु चलाया गया अभियान है ये। रिवर फॉर लाइफ क्या है, विश्व वन्य जीव कोष है उसके द्वारा डॉल्फिन को बचाने के लिए चलाया गया अभियान है ये। मिशन इंद्रधनुष, अगला फैक्ट जो हमारा है मिशन इंद्रधनुष।
मिशन इंद्रधनुष क्या है? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी पोलियो, टिटनिस, डिप्थीरिया, टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस बी योजना, जिसमें 2020 तक इन बीमारियों के उन्मूलन की बात कही गई है। यानी मिशन इंद्रधनुष में क्या बात कही गई है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है एक योजना अपनी बनाई है कि जिसमें 2020 तक किन बीमारियों से उन्मूलन की बात कही गई है? पोलियो, टिटनिस, डिप्थीरिया, टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस बी, इन बीमारियों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना बनाई है इंद्रधनुष के नाम से, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें यह है कि आपका 2020 तक इन बीमारियों से उन्मूलन की बात कही गई है। आगे देखिए, अगला फैक्ट हमारा क्या है? सबसे बड़ा पक्षी, बहुत ही सिंपल फैक्ट है आपका, शुतुरमुर्ग सभी जानते होंगे। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को जो है लगातार, बहुत ही ईजी फैक्ट है ये। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु नीली व्हेल, ये भी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। सबसे छोटा जंतु अमीबा है आपका। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है? हाथी है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? छछूंदर। सबसे लंबा स्तनी कौन सा है आपका? जिराफ है। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? अजगर है आपका। ये तो बहुत ही सिंपल फैक्ट हैं, आप सब लोगों को आते होंगे ये। सबसे बड़ा पुष्प आपका रफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट। यानी सबसे बड़ी WBC कौन सी? सबसे बड़ी मोनोसाइट है। सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट है आपकी। सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना केवा है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एब्डोमिनल एरोटा। सबसे बड़ी धमनी जो है एब्डोमिनल एरोटा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपके शरीर में? तो सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर में ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि मैं बता चुका हूँ उसको पहले भी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जिनमें जो नलिका विहीन होती है, जिनमें कोई नलिका नहीं होती, वो डायरेक्ट जो भी एंजाइम स्रावित करती हैं सीधे सीधे ब्लड में जो है मिल जाता है डायरेक्ट। तो ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रहती हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। आगे देखिए, अगला फैक्ट हमारा क्या है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। यानी शैवालों का अध्ययन जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। यानी फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल होते क्या हैं? शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी सेलुलोज भित्त वाले होते हैं। शैवाल तो आप जानते हैं, जैसे काई वगैरह है, वो सब शैवाल के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिए, शैवाल जो होते हैं पर्णहरित युक्त होते हैं, यानी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? शैवालों में। और दूसरी चीज़ सेलुलोज की भित्ति भी इसमें होती है। यानी शैवाल जो होती है इसमें सेलुलोज की भित्ति जो होती है उससे बनी होती है। यह अधिकांशतः जली यानी समुद्री तथा अलवण जली दोनों ही होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, अलवणी जल इसमें भी पाए जाते हैं, यानी दोनों जगह भी पाए जाते हैं ये। इनमें खाद्य पदार्थ प्रायः किस रूप में इकट्ठा रहता है? आपको बता दें कि जो शैवाल होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहता है। किस रूप में रहता है? मंड के रूप में संचित रहता है। मंड भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया था, इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं शैवाल। ये ध्यान रखिएगा, शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, अगला फैक्ट है हमारा, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है वो क्या कहलाते हैं? आपके साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। आगे देखिए, शैवाल ताज़े जल में, समुद्री जल में, गर्म जल के झरनों में, नमीयुक्त स्थानों में, भीगी मिट्टी में, कीचड़ में, नदियों, तालाबों, पेड़ों के तनों में, चट्टानों आदि में पाए जाते हैं। यानी नम स्थानों पर शैवाल खास तौर से पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ताज़े जल में भी पाए जाएंगे, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं शैवाल, गर्म जल के जो झरने वहाँ पर पाए जाते हैं, नमीयुक्त स्थान जहाँ पर भी होंगे, भीगी मिट्टी होगी, कीचड़ वगैरह है। बरसात में शैवाल आपने देखो बहुत जगह काई लगी देखी होगी आपने, तो वो सब शैवाल ही होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले फैक्ट पे। देखिए हमारा अगला फैक्ट क्या है? शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में, किस रूप में किया जाता है? इसका भोजन के रूप में, व्यवसाय के रूप में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, अनुसंधान के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यानी शैवाल का बहुत जगह पे उपयोग हो रहा है। जैसे आप भोजन के रूप में शैवाल उपयोग करते हैं, यानी जो अंतरिक्ष यात्री वगैरह होते हैं वो भोजन के रूप में शैवाल का इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे शैवाल को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तथा विटामिन में जो है ए, सी, डी और ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से विटामिन पाई जाती है? ए, सी, डी, ई। क्वेश्चन आ सकता है कि शैवालों में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, विटामिन में जो है ए, सी, डी, ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिस कारण इनका प्रयोग भोजन के रूप में होता है। क्योंकि इसमें इतने सारे जब भोज्य पदार्थ पाए जा रहे हैं कि आपके जो है कार्बोहाइड्रेट से पाए जा रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, विटामिन वगैरह पाए जा रहे हैं, इसलिए इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। आगे देखिए अगला फैक्ट, लेमिनेरिया नामक समुद्र शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आता है कि आयोडीन जो है किस समुद्री शैवाल से पाया जाता है, किस समुद्री शैवाल से निकाला जाता है या किस समुद्री शैवाल में होता है। तो लेमिनेरिया जो है ये एक आपका शैवाल है जो कि समुद्री शैवाल है, जिससे कि आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन जैसा आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। आगे देखिए, नॉन स्टॉक एनावीना आदि शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है कौन शैवाल करते हैं? नॉनस्टॉक एनावीना, ये जो शैवाल हैं ये आपके क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपने साथ क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यात्री अक्सर जो है भोजन के रूप में जिस शैवाल का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा शैवाल होता है? क्लोरेला नामक शैवाल। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में जिस शैवाल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? क्लोरेला शैवाल है। इससे प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इनको क्या मिलता है अंतरिक्ष यात्रियों को? इस शैवाल में प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है। प्रोटीन आप जानते हैं शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल और ऑक्सीजन ये सब चीज़ प्राप्त होती है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? क्लोरेला नामक शैवाल का। तो क्लोरेला आप याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री जो है क्लोरेला को अंतरिक्ष में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये एक शैवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण शैवाल है। कुछ शैवाल जलाशयों में प्रदूषण बढ़ाते हैं, यानी कुछ शैवाल जो नुकसानदायक भी होते हैं जलाशयों में जो प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे जल प्रयोग योग्य के नहीं रह जाता है। ये शैवाल विष पैदा करते हैं, जिससे मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। तो कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो आप जो है नुकसानदायक भी होते हैं। सारे शैवाल आपके फ़ायदेमंद ही नहीं होते हैं। बरसात के दिनों में शैवालों के कारण ज़मीन हरे रंग की दिखने लग जाती है। यानी बरसात जब ज़्यादा होती है, तुमने देखा ज़मीन में काई टाइप की लग जाती है, चिकनी चिकनी सी, वो सब शैवाल ही होते हैं। और फिसलाव हो जाती है ज़मीन हमारी। इस ज़मीन में कौन से शैवाल होते हैं? हरित नीले शैवाल, यानी बीज ये उगाते हैं। यानी कौन शैवाल उगते हैं? हरित नीले शैवाल उगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ज़मीन फिसलनदार हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं काई लग गई है, तो काई क्या होती है? एक तरीके से शैवाल ही है, वो शैवाल का ही एक रूप है, शैवाल का ही एक एग्जाम्पल है आपका काई लग जाना। आगे देखिए हम लोग अगले फैक्ट पे आते हैं। सिफेल्यूरोज नामक शैवाल चाय पर लाल कीट रंग उत्पन्न करता है। यानी चाय जो है उसमें एक रोग लग जाता है जिसको लाल कीट रोग कहते हैं। और ये किस शैवाल की वजह से होता है? सिफेल्यूरोस। कौन सा शैवाल होता है? सिफेल्यूरोस। हाँ, तो चाय पे लाल कीट रोग जो होता है ये किसकी वजह से होता है? सिफेल्यूरोस होता है। याद रखिएगा, सिफेल्यूरोस जो होता है ये एक शैवाल है जिसकी वजह से चाय पर लाल कीट रोग हो जाता है, जिससे चाय उद्योग को भारी क्षति होती है। यानी चाय को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ये आपका शैवाल जो है। रोग जो पैदा करता है, कौन सा रोग? लाल कीट रोग। क्वेश्चन आ सकता है चाय का लाल कीट रोग किस शैवाल की वजह से होता है? तो शैवाल का नाम आप याद रखिएगा, सिफेल्यूरोस। आगे देखिए अगले फैक्ट पे आते हैं हम लोग। रक्तदाब मापने का उपकरण है। दोस्तों, रक्तदाब मापने का उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है? आपका रक्तदाब मापने का उपकरण है आपका। अगला फैक्ट देखिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान जब हम करते हैं तो उसमें कौन सा भाग दान कहते हैं? कार्निया आपका दान किया जाता है। तो कार्निया जो है ये नेत्रदान में दान किया जाने वाला भाग है। मनुष्य में अगला फैक्ट है हमारा, मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? देखिए, मनुष्य में जो भ्रूण होता है उसको पोषण जो प्राप्त होता है प्लेसेंटा के द्वारा, यानी आंवल भी इसको हिंदी में कहते हैं, प्लेसेंटा या आंवल, जिसके द्वारा जो है मनुष्य में जो भ्रूण होता है उसको माँ से जो है पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आगे देखिए अगला फैक्ट, नेबुलाइजर क्या होता है? नेबुलाइजर क्या होता है?
देखिए क्या है नेबुलाइजर, एक फेस मास्क के द्वारा दवा को धुंध के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या करता है ये? फेस मास्क के द्वारा दवा को धुंध के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला फैक्ट देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी पौधे जो है नाइट्रोजन जो ग्रहण करते हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में। क्वेश्चन आता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसका उत्तर क्या आपका सही होगा? नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपका फैक्ट है प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से क्या होता है? मेरेस्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस रोग होता है। मेरेस्मस रोग के लक्षण क्या होते हैं? देखिए मेरेस्मस रोग से जो है कमज़ोर शरीर हो जाता है, धसी हुई आँखें रहती हैं, दुर्बल चेहरा रहता है, सिकुड़ा हुआ शरीर हो जाता है। ये रोग कौन सा होता है आपका? ये मेरेस्मस रोग होता है। क्वेसरकोर रोग होता है। क्वेसरकोर रोग क्या होता है आपका? देखिए क्वेसर रोग जो होता है, क्वेसरकोर रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वेसरकोर रोग होता है। अगला फैक्ट देखिए, कौन सा तत्व वृक्क या किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा तत्व वृक्क या किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो ये आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम वो तत्व है जो कि जो है आपकी किडनी में पथरी नहीं बनने देता। और एक चीज़ आपको और बता दें, किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। जो पथरी बनती है किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है जो किडनी में पथरी बनती है, उसको जो है बनने से रोकता है कौन तत्व? मैग्नीशियम तत्व रोकता है। अगला देखिए फैक्ट हमारा कौन सा है, कौन सा खनिज तत्व अधिकतर एंजाइम का संगठक होता है? क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा खनिज तत्व अधिकतर एंजाइम का संगठक होता है? यानी एंजाइम का संगठक कौन है? जिंक। जिंक आपका एंजाइम का संगठक होता है। जिंक जो तत्व है वो एंजाइम का संगठक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है, रक्त के जमने में सहायक खनिज तत्व है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, रक्त के जमने में सहायक खनिज तत्व है। खनिज तत्व है, खनिज तत्व मतलब कौन सा? कैल्शियम। यानी कैल्शियम जो होता है वो रक्त के जमने में सहायक होता है। तत्व यहाँ पूछा, ये ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए, किस खनिज तत्व की कमी से क्रिटिनिज्म जो है या इसको मंदबुद्धि एवं बौना रोग कहा जाता है? तो ये रोग किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। यानी क्वेश्चन आ सकता है क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है या मंदबुद्धि एवं बौना रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला फैक्ट देखिए हमारा, गर्भवती महिला को भोजन से प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में आयरन मिलना चाहिए? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गर्भवती महिला को भोजन से प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में आयरन मिलना चाहिए? तो आपको ये बता दें 40 मिलीग्राम आयरन एक गर्भवती महिला को मिलना चाहिए प्रतिदिन भोजन से। अगला फैक्ट देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन क्या आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व है? तो इसका उत्तर आपका होगा पोटेशियम। यानी पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व है। पोटेशियम क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व है। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा, अगला फैक्ट है सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी है आपकी। तो ध्यान रखिएगा सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन आ सकता है सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है। अगला फैक्ट देखिए हमारा क्या, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? यानी क्वेश्चन क्या है आपका, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? यानी किस चीज़ से जो है आपका रोग होता है इटाई? तो कैडमियम से होता है। किस चीज़ से होता है? कैडमियम। यानी कैडमियम वो तत्व होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपको जो है इटाई रोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले फैक्ट पे आते हैं हम लोग, ब्लू बेबी नामक बीमारी पाने वाले जल में किससे अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? यानी ब्लू बेबी नामक बीमारी जो होती है ये जल में किसके विद्यमान होने के कारण होती है? क्वेश्चन इसका ये होगा सही। तो इसका जवाब आपका क्या होगा? नाइट्रेट। यानी नाइट्रेट जो होता है इसकी वजह से क्या होता है? ब्लू बेबी नामक बीमारी होती है। जल में इसकी विद्युमत्ता ज़्यादा अगर हो जाए नाइट्रेट की तो आपको बीमारी कौन सी होगी? ब्लू बेबी बीमारी होगी। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा, मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? मिनी माता रोग आपका पारे की वजह से होता है। तो क्वेश्चन आता है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो इसका जवाब क्या होगा? आपका पारा होगा। अगला फैक्ट देखिए, ब्लैक फुट बीमारी होती है। ब्लैक फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? आर्सेनिक अम्ल से होती है। क्वेश्चन आ सकता है
कि ब्लैक फुट बीमारी किसकी वजह से होती है, आर्सेनिक अम्ल की वजह से होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो, क्वेश्चन क्या है कि मूत्र में अगर एल्बुमिन आ रहा हो तो व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने की संभावना होती है। क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर मूत्र में जो है एल्बुमिन, जांच में एल्बुमिन अगर आ रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है उसका किडनी या वृक्क फेल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। इसीलिए एल्बुमिन टेस्ट किया जाता है आपका, इससे पता लगा जाता है कि किडनी फेल होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो एल्बुमिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो किडनी या वृक्क फेल होने के चांसेस हैं। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, आंसर आपका क्या होगा, आर्सेनिक 74। यानी आर्सेनिक 74 जो है इससे क्या है, ट्यूमर की पहचान होती है। रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक 74, जिससे क्या पता लगता है, ट्यूमर की पहचान होती है। अगला फैक्ट देखिए, पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या है आपका, पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है आपकी, किसके लिए, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए। पौधों के लिए जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो 18 है। आगे देखिए अगला फैक्ट, फलों को शीघ्र पकाने के लिए आवश्यक तत्व है। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, फलों को शीघ्र पकाने के लिए आवश्यक तत्व है, तत्व की बात अगर आ रही तो जवाब क्या होगा, फास्फोरस होगा। तो ये ध्यान है कि फलों को शीघ्र पकाने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो फास्फोरस। अगर गैस पूछता तो एसिटिलीन गैस हो जाती। अगर यहाँ पे गैस पूछ लेता है कि जो है फलों को शीघ्र पकाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती, तो आपकी एसिटिलीन आती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तत्व उसने पूछा है, तो तत्व अगर आया है तो तत्व मतलब क्या होगा, फास्फोरस तत्व होगा, जिसकी वजह से फल पकते हैं। आगे आते हैं अगले फैक्ट पे हम लोग। पौधों में श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन के लिए, क्वेश्चन क्या है, पौधों में श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन के लिए किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन क्या है, पौधों में श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन के लिए किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तत्व की वजह से क्लोरोफिल और श्वसन, पौधों में श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन के लिए आवश्यक वो तत्व आपका आयरन है। यानी आयरन की जो है, आयरन की वजह से आपका क्लोरोफिल और श्वसन में भी आपका आयरन की ज़रूरत है, क्लोरोफिल उत्पादन में भी आपकी इसकी ज़रूरत है, आयरन की आवश्यकता होती है पौधों में। आगे देखिए अगला फैक्ट हमारा, इबोला नामक बीमारी है। क्वेश्चन क्या है आपका, इबोला नामक बीमारी होती है, किस चीज़ से होती है, वायरस से होती है। ध्यान रखिएगा, वायरस की बात तो आजकल खूब चली रही है इस समय जो है, आप देख रहे हैं हम लोग वायरस से ग्रसित ही हैं इस समय जो है। तो इबोला नामक बीमारी किससे होती है, वायरस से होती है। अगला फैक्ट देखिए, MBD यानी बोन मिनरल डेंसिटी को क्या है, MBD यानी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए। क्वेश्चन क्या है, BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस। किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसा नाम से लग रहा है किससे संबंधित रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपका अस्थि रोग है। कैसा रोग है ये, अस्थि रोग है। यानी ध्यान रखिएगा, इसको जो है क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है, तो उत्तर क्या होगा आपका, अस्थि रोग होगा, यानी अस्थि से संबंधित रोग। और भी देखिए यहाँ पे कुछ हमने रोग अभी आपको दिए हुए हैं जो अस्थि से संबंधित हैं। यहाँ पे काफ़ी और रोग हैं जो कि अस्थि से संबंधित, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया, ये भी किससे संबंधित है, अस्थि से संबंधित। रिकेट, ये भी किससे है, अस्थि यानी हड्डियों से संबंधित। आर्थियोपोरोसिस, ये भी किससे है, ये भी आपका अस्थि से संबंधित है। आर्थराइटिस जैसा कि हम लोग सुनते हैं कॉमन भाषा में जो यूज होता है हम लोगों के आसपास, आर्थराइटिस ये रोग किसका है, ये भी आपका अस्थि से संबंधित रोग है। वैस्कुलर निक्रोसिस, ये रोग भी किससे संबंधित है, अस्थि से। तो ये कुछ अन्य रोग थे जो कि अस्थि से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित रोग थे। अब देखिए अगले फैक्ट पे आते हैं हम लोग। अगला फैक्ट है, वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से करते हैं क्या कहलाते हैं। यानी वो जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी जीवों से वो भोजन प्राप्त नहीं करते, उनको हम कहते हैं क्या, शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोगों का इतने ही फैक्ट, और आगे फिर हम अगले वीडियो पे मिलेंगे कुछ और फैक्ट के साथ, क्योंकि हमने फैक्ट की एक बड़ी सीरीज़ बना रखी है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आपके बीच ये सारे फैक्ट्स में डिलीवर करूं, ताकि आपके बीच जो है बायोलॉजी से रिलेटेड एक अच्छी जानकारी पहुंचे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच पहुंचें। और इनमें मेरी कोशिश ये रहेगी
कि जितने फैक्ट्स हम आपको दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि उन्हीं फैक्ट्स में से ही आ जाएँ। मैं ऐसा प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए, और ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं लगातार। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।